Hello, dear students. So today again we continue chemical bonding. In the last two lectures हम लोगों ने बात करी about lattice energy and hydration energy. आज उन दोनों का जो application part है उसको हम डिस्कस करेंगे. That is what the term solubility of ionic compound. बहुत बहुत important है ये जेई के point of view से भी और medical के point of view से भी. देखिए, तो topic is what here? Solubility of ionic compound की हम लोग यहाँ बात करेंगे. एंड मेनली जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग यहाँ वाटर के रेस्पेक्ट में, पोलर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी. ये सुनो, ठीक है. अब देखो, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं. ऐसा नहीं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो एक ही पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है. यहाँ बहुत सारे पैरामीटर है. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट several number of parameters are working. Parameters are responsible for solubility. Namely we say lattice energy, hydration energy, polarization, entropy also, as well as packing pattern. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और देखो, मेनली जो हमारा फोकस रहेगा बेटा, या आप ऐसा कह सकते हैं जो मेनली दो इंपॉर्टेंट एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है सॉल्युबिलिटी के लिए, वो ऑब्वियसली आपका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी है. पोलराइजेशन भी सॉल्युबिलिटी की बात करता है जब हम बात करते हैं अबाउट द पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड सम कंपाउंड ऑफ व्हाट वी से, जब हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं. तो ये जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. दैट इज व्हाट फजान्स रूल. एंड एंट्रोपी एज वेल एज कितना स्ट्रांगली पैकिंग है, कितना स्ट्रांग लैटिस है, उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है ऑब्वियसली बात. तो मेनली हमारा जो फोकस है जो आज के लेक्चर में, दैट इज व्हाट कि किस प्रकार से लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के रिलेटिव वेरिएशन की वजह से सॉल्युबिलिटी में चेंज कैसे आता है. और मेनली जो हम बात कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की हम लोग बात करेंगे आज. उनके आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे. यस और नो. अब देखिए, जैसे मान लो फॉर सिंपल एग्जांपल हम समझिए, मान लीजिए NaCl ऑब्वियसली इज आयनिक सॉलिड. हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने नमक देखा है NaCl. मैं NaCl को पानी में डालता हूँ, एक चम्मच पानी में डालता हूँ, और आफ्टर सर्टेन टाइम मैं देखता हूँ कि वो पूरा उसमें डिजॉल्व हो चुका है. यस और नो. तो हम लोग जब किसी आयनिक सॉलिड को पानी में डालते हैं तो हम आफ्टर सर्टेन टाइम ये ऑब्जर्व करते हैं कि या तो वो उसमें सॉल्युबल हो चुका है या नहीं हुआ है. ये हमें दिखता है बहुत क्लियरली, या तो उसमें सॉल्युबल हो गया या नहीं हुआ. इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. और जो मैकेनिज्म सारा जो है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मेनली ऑन व्हाट लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. उसकी हम बात करेंगे आज. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. ठीक है, चलो. सो वी राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. चलो, सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ा है. जब मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था वहां भी हमने इस पार्ट को डिस्कस किया है. तो इट इज व्हाट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, maximum amount of solute dissolve in a given solvent, dissolve in a given solvent to form a saturated solution. फिर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि सॉल्यूशन कैसा बन जाए, इट इज व्हाट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वी सेट इज व्हाट टर्म नोन एज सॉल्युबिलिटी. यस और नो. यूनिट्स होती है ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर. फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, उसको हम पहले आयनिक में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ इतना रोल भी नहीं है उसका. अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा कि सपोज करो, मैंने कहा कि सपोज दिस ए बी इज आयनिक सॉलिड. इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसको अगर हम डिसोल्यूट करते हैं अगर हम लोग, तो इट इज व्हाट ए बी एक्वस. यस और नो. फर्दर वी कैन से इट इज A plus aqueous and B minus aqueous.
ये सुनो, ये बात तो डिसोल्यूशन की बात हुई। एक तरीका है कि मैं ऐसा करूं, A प्लस गैस, B माइनस गैस, मतलब कि दोनों आयन आपके गैसेस फॉर्म में। यहाँ किसकी बात होगी, यहाँ बात होगी अबाउट लैटिस एनर्जी। ये सुनो, एब्जॉर्ब होगी ऑब्वियसली। फिर हम इसका करेंगे हाइड्रेशन, तो इंडिविजुअल हाइड्रेशन किया जाएगा आपका। तो एक बार तो आप कह देंगे कि भाई व्हाट वी से, चलो फिलहाल मैं यहाँ पे कंबाइन लिख रहा हूँ, यहाँ हाइड्रेशन की एनर्जी की बात होगी। बट हम लोग जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी की जब भी बात होती है, हम लोग रेस्पेक्टिव कैटायन, रेस्पेक्टिव एनायन के लिए अलग अलग हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं। फिलहाल मैंने लिखा नहीं है, मैं कुछ छोटी सी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इट इज व्हाट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज व्हाट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कंपाउंड सॉल्युबल होता होगा। जैसे आप एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, आयनिक सॉल्यूट को पानी में डालते हैं, वहां दो तरह की एनर्जी काम करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस वन मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स रेस्पेक्टिव गैसेस आयंस। ये सुनो, वही जब आपके रेस्पेक्टिव गैसेस आयंस जो है आपके हाइड्रेट हो जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट इज व्हाट द हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि जैसे आपने कंपाउंड को पानी में डाला, तो हमने क्या कहा था कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। कहने का मतलब मेरा है कि ऐसा नहीं है कि पहले कंपाउंड टूटेगा फिर ये फर्दर हाइड्रेट होगा, ऐसा नहीं। जैसे ही आपने एक आयनिक सॉल्ट को पानी में डाला, वाटर मॉलिक्यूल फटाफट से जो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे आयंस अवेलेबल है आपके आयनिक सॉलिड के, उनको फटाफट से वो सराउंड करने की कोशिश करेंगे और फटाफट से वहां एनर्जी रिलीज होगी, फटाफट से वहां एनर्जी रिलीज होगी। और वही एनर्जी जो है, वही एनर्जी रिलीज हो रही है, वही एनर्जी रिलीज हो रही है, वही काम करेगी उस आयनिक सॉलिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए। बिकॉज अगर आयन टूटेगा ही नहीं तो सॉल्युबल तो होगा ही नहीं, आयन टूटेगा ही नहीं तो सॉल्युबल तो होगा ही नहीं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है वो ज्यादा है, तो यही एनर्जी काम करेगी बाद में इस ए बी को तोड़ने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने आयनिक सॉलिड को पानी में डाला, वो सॉल्युबल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, हम खुद से बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे उसको, यहां दोनों एनर्जी साइमल्टेनियसली वर्क करती है। तो अब क्या कहते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा है, तभी तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही तो उस आयनिक सॉलिड को तोड़ने का काम करेगी। यस और नो? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इन जनरली कहा जाता है, इन जनरली कहा जाता है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई और इसको तोड़ने में 80 किलो जूल एनर्जी खर्च हो गई, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आप ऐसे बात समझिए, अगर एक आयनिक सॉलिड डिसोशिएट ही नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी की बात तो आती ही नहीं है। तो डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही, वो अभी कौन सी एनर्जी है, वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ही है। यहाँ देखने में लग सकता है कि सर पहले आपने इसको ऐसे किया फिर आप उसको ऐसे बना रहे, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या है, मैं फिर से लास्ट में बताता हूँ। आप जैसे ही ए बी आयनिक सॉलिड को पानी में डालते हैं, तो अब उसके पास बहुत सारे कैटायंस है, बहुत सारे एनायंस है, और वाटर फटाफट से आता है और वो जो जो अवेलेबल कैटायन एनायन है उनको फटाफट से सराउंड करता है, फटाफट से उनको हाइड्रेट करता है। वहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वही इसको डिसोशिएट करने में काम में आ रही है, वही इसको डिसोशिएट करने के काम में आ रही है। और डिसोशिएट होगा तभी तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। या सुनो, इसलिए इन जनरल क्या कहा जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज व्हाट मोर विद रेस्पेक्ट टू लैटिस एनर्जी, तभी क्या होगी, बात सॉल्युबिलिटी की होगी। तो यहाँ अगर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो इधर ले देता हूँ ना। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन के तौर पे एक जनरल स्टेटमेंट, इट इज in general what we say, if hydration energy is what greater than lattice energy, compound will be soluble, compound will be soluble. And if hydration energy is what less than lattice energy, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ और सिर्फ, तो compound is what,
कंपाउंड इज इनसॉल्युबल, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज व्हाट, वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल, वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल, या सॉल्युबिलिटी बहुत 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 कम है, यस और नो, दैट इज द लीस्ट सॉल्युबल, आल्सो वी कैन से नोन एज स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये टर्म हमने पहले डिस्कस करी है एनिक में, ओके। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बात एग्जांपल के तौर पर समझाई इसकी हेल्प से। अब इसी चीज को हम लोग एक और वे से समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट की किस प्रकार से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं। तो एक बार उसको उतारिए, फिर मैं उस वाले पॉइंट पर आता हूँ, फटाफट से प्लीज, क्विक। देखिए, जब मैं ऑल्टरनेट मेथड यूज कर रहा हूं, वही बात समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और यहां हम लोग यूज कर रहे हैं यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का यूज है यहाँ पर। देखिए, मैं NaCl एग्जाम्पल लेता हूँ, NaCl सॉलिड, यस सुनो, इसको हमने ऐसे किया, हाइड्रेट Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसके लिए जो नेट एंथैल्पी में चेंज आया, दैट इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, जो भी एंथैल्पी में चेंज आया, दैट इज व्हाट, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ इट इज लुक लाइक दिस, कि पहले क्या हुआ Na प्लस गैसियस फॉर्म, Cl माइनस गैसियस फॉर्म। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी। अब फर्दर जो का इस आयन का क्या हुआ होगा, हाइड्रेशन हुआ होगा, तो डेल्टा H हाइड्रेशन किसका, Na प्लस का। सिमिलरली यहाँ पे इसका हाइड्रेशन हुआ होगा, तो डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी किसका, Cl माइनस गैसियस, यस सुनो। तो मैंने जो पिछली बात रखी थी उसको दोबारा वापस लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर हैसेस लॉ लगाता हूँ, यूजिंग हैसेस लॉ, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज डेल्टा H सॉल्यूशन जो है, डेल्टा H सॉल्यूशन इज व्हाट, लैटिस एनर्जी प्लस ये दोनों का सम, दैट इज डेल्टा H what we say hydration energy for Na plus delta H hydration energy for what, Cl minus gas. ये दो टर्म, that is what they are, exothermic, they are what, exothermic in nature. और ये जो आपका है पार्ट, this is what the endothermic, this is what the endothermic, yes or no, clear? फिजिकल स्टडी मेंशन कर देना आप आयन के नीचे, या था ये बात सही। तो अब अगर मैं बात करूं कि सॉल्युबल कब होगा कब नहीं होगा, तो अगर हम लोग यूज करते हैं एक इक्वेशन, दैट इज डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, दिस इज व्हाट, फॉर स्पॉन्टेनिटी। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, फॉर स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि फॉर स्पॉन्टेनिटी, दैट इज कि कब सॉल्युबल होगा कब नहीं होगा, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस डेल्टा H सॉल्यूशन शुड बी व्हाट, पहले तो इसको क्या होना पड़ेगा, फॉर स्पॉन्टेनियस दिस शुड बी व्हाट, नेगेटिव, यस और नो, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वी से डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, वी ऑल नो अबाउट दैट थिंग। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात समझना, इसको नेगेटिव होने के लिए जो डेल्टा H सॉल्यूशन है ना, इसका नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, तभी ये होल टर्म क्या होगी, नेगेटिव आएगी। ऐसा हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं हम लोग। देखो क्यों हम बात करेंगे उसकी, तो पहली बात समझ में मुझे आती है यहाँ से ये कि ये जो थर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से हम ये कहेंगे कि डेल्टा H सॉल्यूशन जो है, सॉरी डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी है, दिस इज व्हाट, ओह सॉरी जस्ट अ मिनट, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी जो है, इट इज व्हाट, मोर नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव, क्योंकि अगर ये मोर नेगेटिव होगा, अगर ये टर्म मोर नेगेटिव होगा, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है आपका, ये तो एंडोथर्मिक है, तभी तो ये क्या आएगा, तभी तो ये पार्ट क्या आएगा, दिस शुड बी व्हाट, नेगेटिव, एग्री और नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करूं, तो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, तभी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, यस और नो।
उसके बाद बात हम करते हैं एंट्रोपी की, तो आप समझिएगा एंट्रोपी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? जनरली हम जानते हैं कि जब भी आप किसी सॉलिड को, आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, नंबर ऑफ आयंस क्रिएट होते हैं, एंड मोर द नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव इज द एंट्रोपी, पॉजिटिव इज द एंट्रोपी चेंज। तो डेफिनेटली डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो डिसोल्यूशन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, ये बात सही है। तो ये पॉजिटिव है। इस अगर ये मोर नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे एक टेम्परेचर का रोल भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सपोर्ट करेगा डेल्टा जी नेगेटिव आना है। हाँ ये है कि थोड़ा इसको मैं फिर से ऊपर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्योंकि ये तो फेवरेबल कंडीशन है कि इसका नेगेटिव होना जरूरी है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर ये ज्यादा नेगेटिव होगा, इट इज मोर नेगेटिव, तभी डेल्टा जी आपको नेगेटिव मिलना है, ये तो तय है। और टेम्परेचर एक्चुअल में ऐसा है कि कुछ रिएक्शंस तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब कुछ आयनिक सॉलिड तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके सॉल्युबल होते हैं, पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आयनिक सॉलिड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सॉल्युबल नहीं है, बट जब हम गर्म करते हैं तब वो सॉल्युबल होता है, मतलब ये एट हाई टेम्परेचर। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मान लो मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो PbCl2 है, लेड क्लोराइड जो है, ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर में सॉल्युबल नहीं है, इज नॉट सॉल्युबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। और जब आप पानी को, जब आप सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को गर्म करते हैं, पानी को आप गर्म करते हैं, इट इज वाटर सॉल्युबल, इट इज व्हाट, बट इट इज सॉल्युबल एट, बट इट इज सॉल्युबल इन व्हाट, इन हॉट वाटर। तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हमारे लिए जो अभी कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि दिस डेल्टा एच सॉल्यूशन शुड बी व्हाट, शुड बी नेगेटिव। अच्छा खासा नेगेटिव होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी का लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना जरूरी है, तभी ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट। तो ये एक रीजन है थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, जहां से हम कंक्लूड करते हैं कि डेफिनेटली जनरलाइज वे में हमेशा कहा जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस अगर ये पॉजिटिव आता है, मीन्स कि हाइड्रेशन एनर्जी इज व्हाट, ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो हम क्या बोलते हैं, इज व्हाट, आयनिक कंपाउंड इज व्हाट, सॉल्युबल। और उसका उल्टा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल, और वी से वेरी वेरी स्पायरेंगली सॉल्युबल, और वी से द लीस्ट सॉल्युबल। तो ये बात जो हमने पहले कंक्लूड करी थी पिछले पेज पे, वही बात हमने थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से भी जस्टिफाई करी है। ये सुनो, सो उतारिए, हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्लीज फटाफट से। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस लिख रहा हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, जो आपको हेल्प करेगी थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टेटमेंट्स कह लीजिए या लैंग्वेजेस कह लीजिए आप, थोड़ा सा स्पेलिंग। ठीक है, जैसे मान लो मैं सपोज कहता हूँ कि फर्स्ट वन मान लो मैंने क्या दिया, इफ आई से दैट BSO4 is soluble and BSO4 is not soluble। नॉट से मतलब जरा, मान लो मैंने कहा कि स्पायरेंगली सॉल्युबल, इसका मतलब यह है कि नॉट या वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब सिंपल सा है, सिंपल सा मतलब है कि इसके लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से कम है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग लैंग्वेज की फॉर्म में भी कह सकते हैं, यस और नो, एग्री और नॉट। ऐसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट और लिखूं, सपोज इफ आई से AF is more soluble than ACl। अब यहाँ पे कोई दिमाग बंद बनाना, सब फ्लोरीन है क्लोरीन है, मैं तो सिर्फ जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई,
इसका मतलब ये है कि इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, एफ के लिए वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में। क्लियर, यस और नो। अब एक मैं अगर ऐसे लैंग्वेज लिख दूं भाई कि सपोज करो मैंने कहा सोडियम क्लोरेट इज सोडियम क्लोराइड versus potassium chlorate, which is more soluble, which is more soluble। इनमें से ज्यादा soluble कौन है, इस सोडियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोरेट में ज्यादा soluble कौन है। ठीक है, सो नाउ द आंसर इज व्हाट, आंसर क्या है कि सोडियम क्लोरेट जो है वो पोटेशियम क्लोरेट से ज्यादा स्टेबल है, सॉरी ज्यादा सॉल्युबल है। नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ, व्हाई, यही हमें ढूंढना है आज। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लैंग्वेजेस लिखी है, स्टेटमेंट्स लिखी है, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिले कि हम कैसे कह रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का किस प्रकार से हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ लैंग्वेज यहाँ लिखी है, अभी हम क्वेश्चंस पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमें जब सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना तो कैसे कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि हम जो भी यहाँ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके जो सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। आगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उनकी सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग करेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में। एक बात तो ये, एक और बात आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि हम लोग यहाँ जो बेरिलियम है उसके हैलाइड्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बेरिलियम के हैलाइड्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो हम करेंगे फजान रूल में या ड्यूरिंग आप कह लीजिए पोलराइजेशन के टाइम पे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so basically we are discussing here about the solubility of first group, that is alkali metal, and solubility of second group, that is alkaline earth metals, उनके salts के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो पहले मैं आपको जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनका पहले आपको आंसर दे देता हूं मैं, कि हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट समझना आपको, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही कहा कि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स है, कि व्हाट वी से हाइड्रेशन एनर्जी भी हमें कंसिडर करनी है, लैटिस एनर्जी को भी देखना है, बहुत जगह पोलराइजेशन भी देखना पड़ता है, एंट्रोपी की बात भी होती है, पैकिंग पैटर्न की बात भी होती है। तो इसलिए पर्टिकुलरली इस टॉपिक में ये काफ़ी टिपिकल बन जाता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे टू टीच भी टिपिकल है और टू अंडरस्टैंड भी थोड़ा बहुत टिपिकल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत टिपिकल है, बट समहाउ थोड़ा सा बाकी के कंपेरिजन में रिलेटिवली थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो मैंने फिर से कहा हो सकता है, बाकी मैं हूं अभी, तो कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। ओके, तो इसलिए चूंकि आप बहुत सारे पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, तो एक बहुत प्रॉपर आप कह लीजिए आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा, वहां बहुत जगह वेरिएशंस आपको देखने मिलेंगे, बहुत जगह हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो पहले मैं आपको लिखाता हूँ उसका कंक्लूजन, फिर उस कंक्लूजन में आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा उसके बारे में रीजन कि वो कंक्लूजन कहाँ से है। ठीक है, इसको उतारिए फटाफट प्लीज। देखिए, सब में जो बात लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखिएगा, बिकॉज यही कंक्लूजन है सॉल्युबिलिटी का जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात कि हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर एक आयन फिक्स करते हैं। सपोज करो कि मैंने कहा कि वन आयन, चलो ऐसा लिख लो, एन आयन टू बी फिक्स्ड, एन आयन इज फिक्स्ड। मतलब कि जब मैं कंपैरिजन करूंगा अलग अलग सॉल्ट्स का, तो आपको हमेशा यहाँ पर एन आयन फिक्स देखने को मिलेगा। देखो एक्चुअली ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो जी मेन एडवांस नीड के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 9 फिक्स होगा। और एक जो हम साइज डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो साइज डिफरेंस की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो आप जानते भी हैं, दैट इज व्हाट, आर प्लस माइनस आर माइनस। ठीक है, आयन का जो साइज डिफरेंस है। तो मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा आप लोग।
larger is the size difference of between cation and anion. Larger is the size difference between cation and anion, more will be solubility. More will be solubility. आप कह लीजिए कि इससे हमारा काम हो जाएगा, इससे हमारा 90% तक काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक हमें जो चीज़ें पता है पहले से ध्यान रखनी होगी, लैटिस एनर्जी की बात जब हम करते हैं तो आपका रिलेशन क्या है, R प्लस प्लस R माइनस, यस और नो। और वहीं जब हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो V से प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस। यहाँ हम लोग कैटायन एनायन दोनों का अलग अलग हाइड्रेशन देखते हैं, यस और नो। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इनको आगे हम फिर से देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर? इसको उतारो, फिर मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में चीजें लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। फटाफट से प्लीज लिखा। यही पे एक पॉइंट और लिख लो अब, चलो काम ही काम हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट नोट चल रहा है। इसको फर्स्ट पॉइंट कह लीजिए आप लोग, इसको सेकंड पॉइंट कह लीजिए। तो यहाँ ध्यान रखना कुछ कि बिगर साइज एनायन कौन है आपके पास, और एक आपका स्मॉलर साइज एनायन कौन है, ठीक है। देखिए हमें ध्यान रखने होंगे, दैट इज सल्फेट, क्रोमेट, परक्लोरेट, NO3 माइनस, ठीक है। और स्मॉलर साइज एनायन में हम बात करें तो एक और लिख लो आप, आयोडाइड आयन। चलिए है बहुत सारे, मैं वही लिख रहा हूं जो हमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर स्मॉलर साइज की मैं बात करूं टाइम पे, तो आप ध्यान रखिएगा F माइनस, एक आपका OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, O-2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्यों बात करनी, क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोग अगर एक आयन फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली जनरली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका एनायन फिक्स होगा आपका, तो हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम पड़ेगा कि अगर इनमें से कोई एनायन है तो ये बिगर साइज का एनायन है, तो हम कंपेयर जो करेंगे कैटायन के साथ, साइज डिफरेंस लिखा ना मैंने कि लार्जर इज द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो एनायन फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, कैटायन से कंपेयर करेंगे, कहाँ साइज डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो वो सॉल्युबल ज्यादा होगा। ऐसे स्मॉल की हम बात करेंगे, यस और नो, ठीक है। सो उतारिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट प्लीज। देखिए, राइट solubility order, ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, इन वाटर और वी सी द पोलर सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई बात नहीं कर रहा। जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा है कि हमें साइज डिफरेंस चेक करना है, उसके साथ हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट लिथियम क्लोराइड, जो मेरा क्वेश्चन था ना कि सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं, जो सब में एनायन फिक्स है, बिगर साइज एनायन है। एक और लेता हूँ मैं, नाइट्रेट, ठीक है। थर्ड वन आयोडाइड लेते हैं, आयोडाइड, NaI, KI, RBI, ठीक है।
ये हमने बात करी फर्स्ट ग्रुप की, एक बार हम सेकंड ग्रुप कर लेते हैं। लिथियम फर्स्ट ग्रुप, सोडियम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। बैरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। ठीक है भाई, चार और लिखे मान लो हम लोग। क्रोमेट ले लेते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, सब जगह मैंने बिगर साइज एनायन लिया इन चारों पांचों क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन वैसे बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैं पूछेंगे एग्जाम में उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो अब मैं बात करता हूँ स्मॉलर साइज एनायन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। LiOH, NaOH, KOH, RbOH। चलो पहले इसको आंसर करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल और लिखिए। ठीक है, तो एक बार आप दिमाग लगाइए क्या ऑर्डर बैठता है आपके हिसाब से, प्लीज कोशिश कीजिए, एक बार देखिए कहाँ तक पहुंचती है आपकी गाड़ी। चलो लुक एट दिस, ढंग से सुनना है बात को। हमने क्या देखना है, जहाँ साइज डिफरेंस ज्यादा है वहां आपका क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। एनायन फिक्स है, एनायन का साइज पहले ही बहुत बड़ा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो लिथियम सबसे छोटा है, एनायन सबसे बड़ा है, साइज डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम है। सीजियम भी बड़ा है, क्लोरेट भी बड़ा है, तो साइज डिफरेंस देखना है अपने को, कम होगा। तो ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है आपका, ये ये इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट द हाईली सॉल्युबल या वेरी वेरी सॉल्युबल। इसके लिए हम लोग बोलते हैं दिस व्हाट वी से हाईली सॉल्युबल। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो दीज टू आर व्हाट वी कैन से स्पैनिंगली सॉल्युबल, एंड दिस इज व्हाट द वेरी वेरी स्पैनिंगली सॉल्युबल, और वी से द लीस्ट सॉल्युबल, ऐसे हम कह सकते हैं। ये जो बातें सब लिख रहा हूँ सब प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको इतना याद नहीं करना है कि भाई मैंने लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट पहले हमारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर से आप देखिए, नाइट्रेट इज व्हाट अ बिगर साइज एनायन, एक बड़ा एनायन है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर से हम लोग, LiNO3, NaNO3। क्लियर, यस सुनो, यस सुनो। यहाँ हम बात करें सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, फिर से आप देखेंगे आयोडीन, मतलब आयोडाइड आपका फिर से बिगर साइज एनायन है, वही ऑर्डर रहेगा। सल्फेट फिर से आपका बिगर साइज एनायन है, सेकंड ग्रुप की बात हो रहे हैं। छोटा कटायन आपका बैरियम है, एग्री, ये सुनो। यहाँ आप देखिए फिर से क्रोमेट आपका बिगर साइज एनायन है, सेम ऑर्डर रहेगा यहाँ पर भी, एग्री और नॉट। क्या आती बात सी भाई। तो ये जो शुरू के चार पांच थे जो हमारे पास, इन सब में जो एनायन था वो बिगर साइज का था, हमने देखा। ये हम नीचे बात कर रहे हैं जो एनायन आपका स्मॉलर साइज का है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब एनायन बिगर साइज का है, जब एनायन आपका जो है बिगर साइज का है, यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देख लीजिए किसमें, फर्स्ट ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में। ठीक है, टॉप टू बॉटम। यहां हम बात करते हैं, तो देखिए एक बार, अब जो आपका F माइनस है, इट इज अ स्मॉलर साइज एनायन, यस और नो। तो अब डिफरेंस हम कहाँ देखेंगे भाई, F तो छोटा काफी, लिथियम भी छोटा है, तो डिफरेंस तो फिर बहुत कम हो जाएगा। सीजियम बड़ा है, F छोटा, समझिए ना कुछ को, ये सीजियम बड़ा है आपका, इस प्रकार मान लीजिए, मैं सिर्फ बनाने के लिए बना रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका F माइनस। तो ये जो साइज डिफरेंस आएगा, यही से तो आएगा। अगर मान लो मैं इन दोनों को बनाऊं LiF को,
तो एल आई जितना है लगभग उसी के आसपास का मुझे फ्लोरीन बनाना पड़ेगा, तो सारी डिफरेंस क्या होगा, कब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो आपका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। उल्टे से मतलब मेरा इस प्रकार से कुछ, यस और नो। सिमिलरली OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑल्सो स्मॉलर साइज एन आयन, तो यहाँ भी ऑर्डर क्या आएगा आपका इस प्रकार से कुछ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप इसे लिखते ना बिकॉज हियर यहाँ पे क्या है, सॉरी आप सॉरी ठीक है, जरूरत नहीं लिखने की, मैं पहले लिख दिया पॉइंट। तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। बाकी फिर से कहूंगा आप इस चक्कर में मत पढ़ना, आप वो ध्यान रखना साइज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हमारा ज्यादा है। यस और नो, एग्री और नॉट, यस और नो। तो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ लास्ट, देखो चलो जय करते हैं हम लोग हल्की सी। मुझे लग रहा होगी नहीं वैसे, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ फिर सेवेंथ वाला पॉइंट, ठीक है बेटा, सेवेंथ हम लिखते हैं ऊपर। देखिए तो हमने यहाँ पे फ्लोराइड लिया है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड वाला लेता हूँ मैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो फिर से OH स्मॉलर साइज का आपका अनायन है, तो सेम ऑर्डर रहेगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। इस पर भी बनाते हैं अपन स्टार। स्टार क्यों, यहाँ पे LI मिसिंग है, मैंने डायरेक्ट कहाँ स्टार्ट किया, Na से। और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं या जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए इस सब में जो चार्ज है ना वो सेम है। मैंने ऐसा कहीं नहीं किया है, देखो मैं सब बातें रख रहा हूँ आपके सामने, एग्जाम में कैसे पूछते हैं सब बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो मैंने कहीं ऐसा नहीं किया कि यहाँ +1 -1 है तो यहाँ मैंने +2 चार्ज ले लिया या +3 ले लिया, ये बात समझ में आ रही। आप सॉल्ट्स का ऑर्डर देखेंगे इन सबका तो सब पे चार्ज सेम है, या सब पे +1 -1 है, यहाँ पे देखोगे सब पे +2 -2 है, यहाँ पे सब पे +2 -2 है। तो हम चार्ज क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, हम चार्ज फिक्स रख रहे हैं। कांस्टेंट मतलब चार्ज हम फिक्स रख रहे हैं, उसके बाद हम साइज के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यही जो है कि इस टॉपिक की आप कह लीजिए टिपिकलिटी है या खूबसूरती है, आप समझ लीजिए कि बहुत सोच समझ कर यहाँ बातें करनी होती है, या बहुत सोच समझ के आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, क्लियर। और मैं बता रहा हूँ आपको ये, एक तो ये टॉपिक, इसके बाद जो बात करेंगे फिर से हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैंने देखा लगभग लगभग आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाता है, बहुत या तो डायरेक्टली मिलेगा या इनडायरेक्टली मिलेगा। आगे हम बात करेंगे व्हाट वी से थर्मल स्टेबिलिटी की, तब फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काम में आएंगे, या सुनो। तो सुबह उतारिए, फिर हम कुछ आगे बात करते हैं प्लीज फटाफट से। सुनाओ बेटा, देखिए अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो हमने बात कर ली कि जो से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट से मतलब मेरा है, दैट इज व्हाट, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन तो नहीं है, मैंने पहले ही कहा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो कोई ना कोई फैक्टर वहां काम किया होगा, इसलिए थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया होगा। हम समझते हैं कैसे, देखो पहला मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, दैट इज जो मैंने कहा था कि हम बैरियम के हैलाइड्स की यहाँ बात नहीं करते हैं, मैं उसका ऑर्डर लिख रहा हूँ। देखिए BF2, कैल्शियम फ्लोराइड, बैरियम फ्लोराइड। एक तो इसकी बात करते हैं हम लोग, एक हम बात करते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और सीजियम कार्बोनेट। चलो यहीं तक ठीक है। बाइकार्बोनेट,
और एक जो लास्ट मैंने पिछले वाले पेज पे जो मैंने मार्क किया था वो LIINAIKI तो अब यहाँ सब जगह कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। फ्लोरीन छोटा एनायन है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है हम साइज डिफरेंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपका ये होना चाहिए, सही है, जो हमने पहले पढ़ा भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ एक करेक्शन है कि ये BF2 यहाँ से हटके यहाँ आ जाता है, सबसे आगे चला जाता है, दिस इज द करेक्शन। द ऑर्डर में इस वाले पार्ट को आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। BF2 सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है यहाँ पे। रीजन इज व्हाट, द वेरी सिंपल रीजन इज व्हाट, द एक तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे Be+2 एक छोटा कैटायन है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब जब ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, पोलराइजिंग पावर, इस तरह के जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे आपको क्लियर होंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द फजान रूल, जहाँ हम बात करेंगे अबाउट द पोलराइजेशन। तो पहला आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्लियर। अब देखो, डेफिनेटली कार्बोनेट CO3-2 एंड बाइकार्बोनेट, ये दोनों जो एनायन है अनडाउटेडली दे आर ऑफ व्हाट, बिगर साइज एनायन, दे आर ऑफ व्हाट, बिगर साइज एनायन, सही है। बिगर साइज एनायन है तो हम साइज कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, छोटा कैटायन है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, इस तरह से कुछ होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यस और नो। सही करते हैं उसको वापस, जस्ट अ मिनट। एक तो बोर्ड कुछ प्रॉब्लम मेरे से, चलो ठीक है, वो समझ रहे होंगे ना, चलो ज़्यादा नहीं छेड़ता हूँ ना, ये भी गायब हो जाएगा ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा बेटा, डेफिनेटली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आप बिगर साइज एनायन, तो अगर मैं जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, दैट इज व्हाट, साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ये होना चाहिए इसका ज़्यादा, फिर उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी कम होनी चाहिए। बट यहाँ नहीं, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, उल्टा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब कि कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट दोनों में जो ऑर्डर हमने एक्सपेक्ट किया था वो उल्टा है। अब देखो, एक तरीका उसको ऐसे याद करने का है कि आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को स्मॉलर साइज एनायन मान लो, मैं फिर से कह रहा हूँ मान लो, ताकि हमें मेमोराइज रहे कि जब भी एक केस आएगा तो हम स्मॉलर साइज एनायन के हिसाब से चलेंगे, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट है, डेफिनेटली यहाँ पर भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, सही बात है, वो हाइड्रेशन एनर्जी का रोल रहा होगा, पोलराइजेशन का रोल रहा होगा, मैं डिसएग्री नहीं करता, बट फिलहाल हमें इसको इस तरह से याद करना होगा, इस तरह से हमें याद करना होगा, ठीक है। कहीं बार ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। एक और चीज कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि जो लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, तो कई बार स्ट्रेंथ से इसको हम हटा भी देते हैं, सिर्फ हम लोग इन्हीं को कंपेयर करते हैं। और ठीक है, कुछ बुक्स में से लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, बट अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में अगर यहाँ बात करूँ, कुछ अगर स्टैंडर्ड बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके हिसाब से ट्रेंड में इसको नहीं रखते, सिर्फ इन्हीं को कंपेयर किया जाता है, क्लियर। यहाँ हम लोग बात करते हैं अगेन, जो आयोडीन है एक बड़े साइज का एनायन है, एक बड़ी साइज का एनायन, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं साइज डिफरेंस के हिसाब से करूंगा तो ये ऑर्डर आना चाहिए, यस और नो, यस और नो। क्योंकि हम देखेंगे तो लिथियम और आयोडीन में सबसे ज़्यादा साइज का डिफरेंस होगा, ये आपको मैंने पहले लिखा है, बट यहाँ पर ये गलत हो जाता है ऑर्डर। और अगर सही ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऐसा है कि जो NaI है ये आगे आता है, फिर LiI आता है, फिर Ki, देन RBI एंड द लास्ट वन इज CgM। एंड द वेरी सिंपल रीजन इज व्हाट, कि इसका स्मॉल साइज है तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है इसका, उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, उसकी वजह से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। इसका आंसर भी नेक्स्ट लेक्चर में है, दैट इज द व्हाट इज द फजान रूल। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा। तो ये जो 4 मेन पॉइंट्स हैं, आप कह लीजिए 4 एक्सेप्शंस है जो हमें ध्यान रखने होंगे, यस और नो। तो ये हमने बात करी अबाउट द सॉलिबिलिटी। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि भाई अगर साइज डिफरेंस आता है सॉलिबिलिटी बढ़ती है, उसी पॉइंट को अब मैं जस्टिफाई करता हूँ एक ऑल्टरनेट मेथड से, यूजिंग सम कैलकुलेशन, कि हम कैसे कह रहे हैं कि अगर साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा। उस पार्ट को हम लोग देखते हैं
इसको फटाफट से उतारिए प्लीज। ये बेटा, तो हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ऑब्वियसली जो इनका रीजन है, मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको दो तरह से समझाऊंगा। परेशान नहीं होना, जो आपको बेटर लगे आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करना। वैसे हमारा एग्जाम पॉइंट से काम तो हो गया, बट हाँ हम चाहते हैं कि हम अगर बिल्कुल एडवांस लेवल पर चले जाएंगे हम लोग कि ऐसा क्या हुआ होगा तुम समझते हैं, ठीक है। मैंने सुना इस चीज को। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनायन इज फिक्स्ड, और दूसरी बात की जो एनायन का साइज है वो हम लोग कैटायन से बहुत बड़ा ले रहे हैं। यस और नो? एनायन का साइज कैटायन से बड़ा ले रहे हैं और धीरे धीरे हम कैटायन के साइज को बढ़ा रहे हैं। डाउन द ग्रुप कैटायन साइज बढ़ता है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। यस और नो? ठीक है, चलो। तो अब क्या है, अब हमें एक तो बात करें लैटिस एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये पता होना चाहिए भाई बहुत क्लियरली, दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जरा सी भी हिलनी नहीं चाहिए ये चीज। ठीक है भाई, अब सुनना, चूंकि यहाँ पर ये जो एनायन का साइज कैटायन से बहुत बड़ा है, तो अगर मैं इनका सम अगर कर लूं तो इट इज नियरली द साइज ऑफ एनायन। जो कैटायन से बहुत बड़ा है तो फिर व्हाट वी से साइज एनायन का ही रहा। तो अब इसका मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी इज अबाउट सम हाउ इज आर माइनस, एग्री और नॉट? क्लियर? और ये आर माइनस क्या है, ये फिक्स्ड है। आर माइनस मतलब एनायन तो हमने फिक्स कर रखा ना, एनायन तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हम लोग, जो हमने क्वेश्चन देखे वहां पर। तो अगर ये फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो लैटिस एनर्जी है उसका वैल्यू काफी हद तक कांस्टेंट है, ना के बराबर चेंज हो रहा है, ऐसा हम लेके चलते हैं कैलकुलेशन में। तो ये बात तो यहाँ से आ गई। मेन फैक्टर कौन रहा, अब हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि अगर एग्री और नॉट, अगर मैं कह रहा हूं कि आर माइनस बहुत बड़ा है आर प्लस से, तो वन अपॉन आर प्लस बहुत बड़ा होगा। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वन अपॉन आर प्लस पर ही डिपेंड कर रही है। इसका रोल तो खत्म ही हो गया ना भाई, जब हमने साइज डिफरेंस इतना ले लिया तो। एग्री और नॉट? तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि हम धीरे धीरे आर प्लस बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी। मैंने कहा हम धीरे धीरे आर प्लस बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या, हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं। ली ना की रब से फरियाद, लिथियम से छोटा है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, इस तरह से हम बढ़ रहा है। तो हम आर माइनस तो फिक्स है, बट हम आर बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, इट मींस क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो यही है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। कब, जब कैटायन एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जरूरी नहीं कि आप एनायन ही लो, आप कैटायन भी ले सकते हो बड़ा। हमने कोई ना कोई एक आयन फिक्स करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी टॉप से बॉटम। ये आप चेक कर लेना, एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है स्टार्टिंग के, आपको याद करो, लिथियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, लिथियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, रुबिडियम, देन सीजियम क्लोरेट। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन बहुत बड़ा लिया हमने, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका ठीक उल्टा कर लो, कब, जब कैटायन और एनायन का साइज क्या हो, लगभग लगभग बराबर हो, लगभग लगभग बराबर हो, तो क्या हुआ, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक तरीका है समझाने को उस कॉन्सेप्ट का। एक तरीका और है मेरे पास, परेशान बिल्कुल नहीं होना, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, पहले उसको उतार लीजिए फटाफट आप लोग। और जो बच्चे अगर मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट नहीं है इंटरेस्टेड, अगर सिर्फ नीट तक है या जेई मेंस तक ही है, तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उतारिए प्लीज इसको। तो देखिए सेकंड अप्रोच, देखिए सेकंड अप्रोच है ना, सेकंड अप्रोच इज व्हाट, यूजिंग सम बेसिक कैलकुलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है बट ऐसी बात नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही बदनाम है कि बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम फिजिकल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो बात काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है, बट अगर हम समझ के पढ़ना चाहें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कॉन्सेप्चुअली अगर समझना चाहें तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है बेटा ना। हाँ वही बातें दो ध्यान रखनी है आपको। लैटिस एनर्जी इज व्हाट, सम हाउ लाइक दिस,
ठीक है। एंड सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए तो R प्लस प्लस 1/R माइनस, ठीक है। चलो वही मैं फिर से केस ले रहा हूं। पहला केस 1 इज व्हाट, दैट इज कि एनायन तो फिक्स है और साथ में जो साइज ऑफ एनायन है वो साइज ऑफ कैटायन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट R माइनस इज व्हाट, मैंने मान लिया बहुत बड़ा है तो मैंने मान लिया 10 यूनिट का है। यूनिट आपकी जो इच्छा लगाओ, पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम जो आपको ठीक लगे। तो R प्लस हम लोग छोटा ले रहे हैं, काफी 1 यूनिट का ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, R प्लस को बढ़ाएंगे, 1 यूनिट से कहाँ जाएगा वो 2 यूनिट जाएगा। ये तो कर रहे हैं डाउन द ग्रुप आओगे क्या, R प्लस बढ़ेगा, कैटायन का रेडियस बढ़ेगा। ये सुनो, अब देखो अगर यहां से मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं इन लैटिस एनर्जी, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/1 प्लस 10 माइनस 1/1 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। नीचे आपका वही एज इट इज 1/1 प्लस 10 साथ में ये करेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, ये चेंज और नीचे आपका इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या था आपका, देखिए एक बार देख लीजिए, 1/R प्लस कितना है 1, R माइनस कितना 10, चेंज कितना है 1 से कितना होगा 2, तो 1 की जगह क्या किया मैंने 2, 10 की जगह 10 एज इट इज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हियर इट इज व्हाट 1/11 माइनस 1/12, 1/11 माइनस 1/12 अपॉन 1/11 into 100, कैंसिल 12/100/12, ठीक है। तो इट इज नियरली 12 7 8 96 40 8.3। तो लैटिस एनर्जी में चेंज कितना है 8.3% का चेंज आया। अब सिमिलरली हम यूज करते हैं परसेंटेज चेंज इन व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर्मूला वो वाला यूज करेंगे 1/R प्लस, 1/R प्लस इज व्हाट 1/1 प्लस 1/10, सही है, माइनस 1/2 प्लस 1/10, इज इट। नीचे आपका इनिशियल वैल्यू 1/1 प्लस 1/10 इंटू आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर। दिस इज 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 माइनस हाफ 0.5 0.1 0.6, नीचे आपका फिर से 1.1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100, दिस इज व्हाट 0.5 by 0.1, this is what 0.5 by, ठीक है, this is 5/11 into 100, 500 by 11, 11 4 44 5, ठीक है, 45 फिर रिपीट 45, तो 45.45% आएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, देयर इज अ शार्प डिक्रीमेंट इन हाइड्रेशन एनर्जी as compared to lattice energy when we move from top to bottom. What I say, भाई लैटिस एनर्जी में चाहिए कितना 8.3, इस पर कितना आया 45.45। तो आप देखेंगे तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी में एक शार्प डिक्रीमेंट आया एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इज व्हाट डिक्रीजेस, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कम हुई। तो आप इसके नीचे पॉइंट लिखना, एज फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, as from above calculation it is observed, as from above calculation it is observed that there is a sharp decrement in hydration energy, there is a sharp decrement in hydration energy as compared to lattice energy, so solubility decreases from top to bottom, और ब्रैकेट में लिख लेना फॉर, ब्रैकेट में लिख लेना व्हेन R माइनस इज मच ग्रेटर देन R प्लस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बात होगी पहले पॉइंट की, ठीक है भाई, सबको क्लियर बेटा, यस और नो।
अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड केस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देखिए सेकंड केस क्या हुआ हमारा, जब कैटायन एनायन की साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, नियरली सेम होगी। तो केस 2 की हम बात करते हैं। So case 2 is what? R plus and R minus are nearly same, means की size difference is very small। ठीक है, तो फिर से हम साइज मान लेते हैं। लेट R माइनस फिक्स है तो हमने मान लिया 1 यूनिट का। सिमिलरली आप R प्लस की बात करें, वो भी हमने मान लिया 1 यूनिट। और धीरे धीरे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो R प्लस को हम बढ़ाएंगे, तो 1 से कहाँ जाएगा वो 2। क्लियर? तो अब फिर से कंपेरिजन करेंगे हम लोग वही परसेंटेज चेंज इन लैटिस एनर्जी। तो देखिए भाई क्या करेंगे हम लोग, 1/1 प्लस 1, सही है, माइनस 1/1 प्लस 2, यहाँ आपका 1/1 प्लस 1 इंटू 100। सही बेटा? तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 हो जाएगा आपका ये, अपॉन 1/2। क्लियर? इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 इंटू 2/1 इंटू 100, तो 1/3 ऑफ 100 दैट इज 33.3%। क्लियर? कितना चेंज आएगा, 33.3% चेंज आएगा यहाँ पे। वही हम लोग बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। अगेन 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/2, सही चेंज, अपॉन 1/1 प्लस 1/1 इंटू 100। ठीक है बेटा? दिस इज व्हाट 2 माइनस, ये तो 2 हो गया भाई, ये कितना 1/1.5 3/2 अपॉन 2। क्लियर? इंटू 100, तो ये 4 3 1/4 दैट इज 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। यस और नो? तो हमने क्या देखा, इस बार उल्टा हुआ। इस बार क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी में ड्रॉप कम आया, लैटिस एनर्जी में चेंज ज्यादा आया। लैटिस एनर्जी में चेंज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि नाउ हियर लैटिस एनर्जी इज डोमिनेंट, सो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, बताइए, थोड़ा सोचिए। जो वहां चीज हुई ठीक उसकी यहाँ पर क्या होगी, उल्टी होगी। क्लियर? तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग बेटा फटाफट से। So write down please. From above calculation, it is concluded that it is observed that there is sharp decrement in lattice energy. Compared to hydration energy. There is sharp decrement in lattice energy compared to hydration energy. So on moving from top to bottom, solubility increases. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा when size difference is very small between cation and anion। ब्रैकेट में लिखिएगा when size difference is very small between cation and anion। ठीक है? तो ये हमने बात करी एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सो आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द पोलराइजेशन, दैट इज द फजान रूल, और फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।